भूल भुलैया 3 को लेकर अपने बहुत सारे प्रेडिक्शन सही साबित हुए हैं। अगर तुमने मेरी ये 2 वीडियो देखी है तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। खैर उससे पहले जिन्होंने भी अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है उनके लिए एक शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद आगे फिर स्पॉइलर होने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने ट्रेलर ब्रेकडाउन में कहा था, इस फिल्म का पार्ट 2 से कोई कनेक्शन नहीं है। भूल भुलैया पार्ट 3 बिल्कुल एक नई फिल्म है और रूबाबा के साथ बाकी सारे कैरेक्टर्स भी नए हैं। अगर बात करूं फिल्म की कहानी की, तो पूरी फिल्म ट्रेलर की तरह ही असली मंजुलिका कौन है इसे मिस्ट्री को लेकर चलती है। कहानी में कुछ खास दम नहीं है, ना ही कैरेक्टर्स डेवलपमेंट है और ना ही फिल्म देखते वक्त तुम्हें स्टोरी का एक कोई क्लियर मकसद दिखाई देगा। बस पूरी फिल्म क्लाइमैक्स को सेट करने में ही चली जाती है और बीच में रैंडमली कुछ भी हो रहा है। हॉरर और कॉमेडी की बात करूँ तो डायरेक्टर अनीस बाज़मी ने हॉरर और जंप स्केयर दिखाने की बहुत हार्ड कोशिश की है। ये दिखाई देता है अचानक से भूत का मुंह के पास आना, गाड़ी पर गिरना और भी बहुत सारे सीन हैं जिसमें हॉरर दिखाने की कोशिश हुई है। लेकिन सच कहूं तो उन्हें देखते वक्त तुम्हें डर नहीं लगेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने अपनी इस वीडियो में बोला था, अनीस बाज़मी कॉमेडी एक्सपर्ट है, इसलिए वो अपनी फिल्मों में हॉरर को ठीक से कैरी नहीं कर पाते। पर सच कहूं तो इस फिल्म में कॉमेडी की भी यही हालत है। हालांकि हॉरर से कॉमेडी बेटर है, इसलिए कई सीन तुम्हें हंसाएंगे, लेकिन कई जगह पर कॉमेडी क्रिंज फील होती है। पता है मैं मूवी के इंटरवल तक समझ गया था कि ये मीडियोकर होने वाली है और अब मुझे सिर्फ क्लाइमैक्स का इंतजार था, क्योंकि वही फिल्म को बचा सकता था और उसने बचाया भी। कोई तुमसे कुछ भी कहे, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि क्लाइमैक्स तुम्हें झटके देगा। क्लाइमैक्स में ऐसा कुछ होगा जिसके बारे में किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था या फिर तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो हाँ, फिल्म देखते वक्त तुम्हें क्लाइमैक्स का ही इंतजार रहेगा। ओके, तो अब आगे स्पॉइलर होंगे क्योंकि हम एंडिंग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा था, रूहान बाबा बन के भूतों को भगाने के नाम पर लोगों को ठगता है। तभी तृप्ति का कैरेक्टर मीरा अपने मामा के साथ रूहान को 1 करोड़ का ऑफर देकर रक्त घाट लेकर जाती है। उसे बस वहां जाकर महल का मंजुलिका वाले कमरे का दरवाजा खोलना होता है ताकि मीरा उस महल को बेच सके। दरअसल क्या है कि भूत के नाम से उसे कोई खरीद नहीं रहा है। वहां जाकर जब वो लोग महल में रहने जाते हैं तो रूहान को पता चलता है कि वो मंजुलिका के भाई राजकुमार देवेंद्रनाथ का पुनर्जन्म है, जिसे मंजुलिका ने राजगद्दी के लिए मार दिया था। जिसके बाद मंजुलिका को उस समय के राज पुरोहित ने पवित्र तेल से एक कमरे में बंद कर दिया था और अब उसे मंजुलिका को दुर्गाष्टमी के दिन उस दरवाजे को खोल के मारना पड़ेगा, क्योंकि ये सब भविष्यवाणी में पहले से ही लिखा हुआ है। लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ है और वहीं पर एक और दरवाजा भी है जो कि खुफिया कमरे में होता है। लेकिन इसी बीच विद्या बालन और माधुरी की भी एंट्री हो जाती है। रूहान पैसों के लालच में वो दरवाजा खोलता है और अजीब सी चीजें होना स्टार्ट हो जाती है। वहीं पर माधुरी और विद्या के अजीब से बर्ताव से रूहान और मीरा का शक उन्हीं पर जाता है कि उन्हीं में से कोई एक मंजुलिका है और इधर राज पुरोहित वही पवित्र तेल बनाते हैं ताकि रूहान असली मंजुलिका को मार सके। अब पहले उन्हें लगता है कि असली भूत विद्या बालन का कैरेक्टर है, क्योंकि मंजुलिका की पेंटिंग उनके हाथ लगती है जो कि विद्या की ही होती है। इसलिए रूहान चालाकी से उसे पवित्र तेल के अग्नि में छोड़ता है। लेकिन फिर माधुरी घोस्ट बन जाती है। जब रूहान उसे तेल डालकर जलाने जाता है तो बेहोश पड़ी मंजुलिका उठकर उसे रोकती है और कहती है कि वो दोनों भूत नहीं है, भूत कोई तीसरा है। और तब हमें पास्ट की पूरी कहानी पता चलती है। दरअसल मंजुलिका का एक भाई तो था ही, लेकिन एक और बहन भी थी। दरअसल वो 3 भाई बहन थे, मंजुलिका, अंजुलिका और उनका भाई राजकुमार देवेंद्रनाथ। जब राजकुमार देवेंद्रनाथ को राजा ने गद्दी सौंपी तो अंजुलिका और मंजुलिका जलन में उसे मारने उसके कमरे में गए, लेकिन उन्हें पता चला कि वो गे है। इसलिए उन दोनों ने उसे मारा नहीं, बल्कि अपने बाप राजा के सामने एक्सपोज कर दिया। ऑडियंस को, यानी कि उस टाइम की जनता को ये बात पता ना चले, इसलिए राजा ने राजकुमार देवेंद्रनाथ को जिंदा जला दिया और उसके हत्या का दोष मंजुलिका पर डाल दिया। वहीं पर अंजुलिका का नाम इतिहास से मिटा दिया, क्योंकि राजा समझ चुका था कि सिंहासन की लालच में इन दोनों ने अपने भाई को एक्सपोज किया था। और इस पास्ट की स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि पुनर्जन्म राजकुमार देवेंद्रनाथ का नहीं, बल्कि अंजुलिका और मंजुलिका का हुआ था। राजकुमार तो उस सीक्रेट कमरे में अभी तक बंद था, जब तक कि रूहान ने उस दरवाजे को खोल के उसे आजाद नहीं किया। और ऑब्वियसली बात है
है कि इस जन्म में इन दोनों को कुछ भी याद नहीं था, इसलिए राजकुमार देवेंद्रनाथ ने उन दोनों से ये सब करवाया ताकि सब अंजुलिका और मंजुलिका को असली भूत समझकर जला दे और उसका बदला पूरा हो सके। लेकिन मौत को इतना करीब देखकर मंजुलिका को अपने पूर्व जन्म की सारी चीजें याद आ जाती है। लेकिन अब राजकुमार देवेंद्रनाथ की आत्मा सबको जलाना चाहती है। ये क्लाइमैक्स बहुत ही शॉकिंग था। मतलब कौन ही ऐसा सोच सकता है कि जो राजकुमार अपने सामने था रूहान के रूप में वो ही भूत होगा। खैर, तो बदले की भावना में राजकुमार इन सबको जलाना चाहता है, लेकिन वो उन्हें जलाने की जोश में खुद ही पवित्र तेल के घेरे में जाता है। लेकिन अंजुलिका और मंजुलिका उसे जलाने की जगह उससे माफी मांगती है, जो कि मांगनी बनती भी है। उसके साथ बहुत गलत हुआ था, तो अपनी बहनों का पश्चाताप देखकर उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और कहानी खत्म। अब देखो यार, नो डाउट कि ये मूवी मीडियोकर है, लेकिन हम ये भी नहीं इग्नोर कर सकते कि इसका क्लाइमैक्स बहुत अच्छा है। बस डायरेक्टर अनीस बाज़मी ने अगर इसी क्लाइमैक्स के ट्विस्ट के साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट, कॉमेडी और स्क्रीन प्ले पर ध्यान दिया होता तो भाई ये फिल्म छप्पड़ फाड़ देती। और हाँ, मैंने हॉरर पे काम करने को इसीलिए नहीं कहा क्योंकि अगर मूवी में मैंने जो ऊपर चीजें बताई हैं वो सारी अच्छी हुई तो इंडियन ऑडियंस हॉरर को हॉरर कॉमेडी में सीरियस ही नहीं लेती। उसका रीजन ये है कि हमने हॉरर फिल्में इंडियन सिनेमा में देखी ही नहीं है, मतलब ज्यादा तो बनती भी नहीं है। खैर, ये अलग टॉपिक हो जाता है। बाकी मैंने सिंघम अगेन पर भी वीडियो बनाई है जो तुम्हें लेफ्ट साइड में मिल जाएगी। लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।